नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे और व्यंजन संधि क्या होती है इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और यहाँ पर मैं कुछ इसको सरल भाषा में आपको बताने वाला हूँ। आपको याद करने का जो झंझट है ना, जो प्रॉब्लम है, हो सके कुछ हद तक मैं उसको सरल बना दूँ, ठीक है ना। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो समय न लेते हुए। तो देखिए, व्यंजन संधि हमें पढ़ना है आज। तो व्यंजन संधि आप जानते हैं, पहले वीडियो में इसका जिक्र हमने किया था कि आप व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं कि भैया, अगर आप व्यंजन से अगर आप व्यंजन का योग कराते हैं या व्यंजन से आप स्वर का योग कराते हैं या फिर आप कहते हैं स्वर का हम व्यंजन से योग कराते हैं, ठीक है ना। तो अब परिभाषा यहीं से बन के आती है कि जब दो व्यंजनों के योग से जो विकार पैदा होता है उसी को आप व्यंजन संधि कहते हैं, या कह सकते हैं कि व्यंजन और स्वर के योग से जो विकार पैदा होता है उसको आप व्यंजन संधि कहते हैं। तो कुल मिला जुला के आप क्या कह सकते हैं, व्यंजन का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर से योग कराने पर जो विकार पैदा होता है उसी को आप व्यंजन संधि कहते हैं। तो बोलिए, समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गया? तो हमें परिभाषा मायने नहीं रखेगी, हमें तो नियम समझने हैं, ठीक है ना। तो इसके नियमों की ओर चलते हैं। पहला नियम हम देखते हैं, ठीक है ना। तो पहला नियम में व्यंजन संधि का क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई पहला वर्ड है, किसी वर्ग का जो पहला वर्ड है यानी फर्स्ट लेटर है। देखो, वर्ग का मतलब आपने वर्गीय व्यंजन पढ़ा है, कुल 25 होते हैं और क से म तक इनकी संख्या होती है, तो वही वर्गीय व्यंजन होते हैं, ये याद रखिएगा। जब भी पहले वर्ड की बात की जाए तो आप वर्गीय व्यंजन को ही समझिएगा। उसके बाद आपका अंतस्थ होता है, उसमक होते हैं और संयुक्त होते हैं। तो हम नियम में जो लिख रहे हैं कि पहला व्यंजन, कोई भी पहला वर्ड हो, यानी वर्गीय व्यंजनों का अगर कोई या वर्ग का कोई पहला वर्ड हो, उसके बाद अगर कोई स्वर आ जाती है या आपका थर्ड कोई वर्ड आ जाता है वर्ग का, ठीक है ना, या फोर्थ आ जाता है, या कह दो अंतस्थ आ जाते हैं, अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं, तब क्या होता है, तो ये जो पहला होता है ना, अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। बात समझ में आ रहा है? अपने वर्ग के तीसरे वर्ड में बदल जाएगा। एक एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं, वाक प्लस ईस कर दिया जाए तो आप देखेंगे कि ये हो गया, क है तो ग में बदल गया और उस पर ई की मात्रा लगा दो तो गीस वागीस हो गया। दिग प्लस विजय दिग्विजय हो गया। बात समझ में आ रहा है ना। तो हम कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर एग्जाम्पलों को नोट कर लेते हैं और फिर उसको करते हैं, ठीक है। तो चले दोस्तों, देखिए, ये हमने कुछ उदाहरण ले लिया है और इसको आप करने का प्रयास करिए। देखो, दिक प्लस अंबर है तो दी तो ऐसे ही रहेगा। ये क अब किस में बदलेगा? ग में, अपने तीसरे में बदलेगा। ये पहला वर्ड है तो ग में बदल गया, आधा लिखेंगे, लेकिन जब अ उस पर मिलेगा तो पूरा हो जाएगा। और उसके बाद अंबर है तो दिगंबर हो गया। बात समझ गए ना? क्लियर है ना? अब उसके बाद अगर आप देखें, रिक प्लस वेद है तो री तो ऐसे ही रहेगा और ये क जो ग में बदल जाएगा तो आगे तो मात्रा नहीं तो आधा ही रह जाएगा, और वेद है तो ऋग्वेद हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? और वाक प्लस हरि है तो वा तो रहेगा ही, क ग में बदल जाएगा, और ये हरि है तो हरि ही लगा दो तो वाघ हरि हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? उसके बाद अच अंत है तो अ रहेगा और च अपने तीसरे में बदलेगा तो इया हो जाएगा, ठीक ना। सॉरी, इया कर रहे हैं, ज, ठीक है ना। ज में बदलेगा, उसमें अ लगेगा, अंक की मात्रा ज त, तो ये हो गया अजंत हो जाएगा। अब उसके बाद सट आनन है तो सट तो रहेगा ही, ट अपने तीसरे में बदल कर ड हो जाएगा, आधा रहेगा लेकिन आ की मात्रा मिलते ही डा होगा, नन हो गया तो सडानन हो गया। अब उसके बाद उत है तो ऊ तो रहेगा ही। अब त जो है अपने तीसरे में बदलेगा तो तीसरे में द होता है तो आधा यहाँ रहेगा, लेकिन आगे आ की मात्रा है तो आ लग के दा हो गया। आहरण है तो उदाहरण हो गया। बात समझ रहे हैं ना? उसी तरह से यहाँ पर देखोगे, सच्चित है तो सच्चित, आनंद है तो ये तो सच्चित तो ऐसे ही रहेगा,
सच्ची तो वही रहेगा। त अपने तीसरे में बदलेगा तो द हो गया। द आधा रहेगा लेकिन आ की मात्रा उस पर मिलेगी, तो क्योंकि पीछे आ है तो आ की मात्रा लग जाएगी, दा हो गया। फिर नंद है तो सच्चिदानंद हो गया। अब उसके बाद है जय, तो ऐसे ही रहेगा जय। और उसके बाद त अपने द में बदल जाएगा, और र है तो र लगा दो, और थ है जयद्रथ हो जाएगा। उसके बाद उद्गम है तो ऊ तो रहेगा ही, त किस में बदलेगा, द में, तो द रहेगा आधा। अब क्योंकि उधर और कोई स्वर तो है नहीं जो इस पे जुटेगा, गम है, गम लिख दो तो उद्गम हो गया। तो बोलो यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर है ना। तो अब हम अगला नियम इसका देख लेते हैं, ठीक है। तो देखें दोस्तों, आपने पहला नियम देखा कि कोई पहला वर्ड आता है और उसके बाद तीसरा, चौथा या अंतस्थ या स्वर आते हैं तो क्या होता है। अब हम दूसरे नियम में ये देखेंगे कि मान लो पहला ही वर्ड है और उसके बाद कोई पांचवा वर्ड आ जाए। तीसरा चौथा तो आपने देख लिया, दूसरा तो आता ही नहीं है, बात समझ में आ रहा है। तो पांचवा अगर आ जाए तब क्या होगा, तो याद रखना पांचवें के लिए ये अपने थर्ड में ही, सॉरी, पंचमा अक्षर में ही बदल जाएगा, अपने वर्ग के। किसमें, अपने वर्ग की। बात समझ में आ रहा है, अपने वर्ग के पांचवें अक्षर में ये पहला वाला बदल जाएगा यदि इसके बाद पांचवा अक्षर आया तो। लेकिन साथ साथ एक उदाहरण और नियम देख लेना, अगर तीसरा भी अक्षर है उसके बाद भी अगर पांचवा अक्षर आता है तो भी ये तीसरा भी उसी वर्ग के, अपने ही वर्ग के पांचवें जो कि वर्ड में बदल जाएगा। ये बात क्लियर हो गया। तो अब देख लेते हैं, कुछ उदाहरण ले लेते हैं इसका, ठीक है ना। तो जिसे हम लेते हैं वाक प्लस मैं, ठीक है ना, वाक प्लस में, तो क्या हो जाएगा जी, ये वा तो रहेगा ही, क अब अंग में बदल जाएगा तो वांग मय हो जाएगा। बात समझे, वांगमय हो गया, क्लियर है ना, बात समझ में आया। अब जैसे मैं कह दूं कि सत प्लस मान, ठीक है ना, तो क्या हो गया जी, स ये पांचवें में बदलेगा, म हो गया, अब मान उधर है, सम्मान। बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना। कुछ और उदाहरण हम लेकर देख लेते हैं, ठीक है। तो देखें दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ आपने उदाहरण लिया है और इसको आप करके देखिए। देखो, आप देख रहे होंगे हर जगह न और म ही दिख रहा है, इसके अलावा और कोई पांचवा अक्षर नहीं आ रहा है। तो उसका कारण होता है कि आप पांचवा अक्षर में देखते हो अंग होता है, इ होता है, र होता है, फिर आपका न और म होता है। तो कोई भी शब्द इन तीन से तो स्टार्ट होता ही नहीं है, कोई भी शब्द इन तीनों से स्टार्ट होता ही नहीं है। जब होएगा नहीं तो ये शुरू में तो आ ही नहीं सकते हैं, इसीलिए इनसे कोई भी शब्द नहीं दिख रहा है। और न म से शब्द बनते हैं, इसलिए वही आपको दिख रहे हैं। तो अब क्या करना है, नियम तो आप जान गए कि अगर पहले वर्ड के बाद पांचवा आए तो ये अपने पांचवें में ही बदल जाएगा। तो ये हो गया जग, सॉरी, जग, आइए तो नौ में बदल गया तो जगन्नाथ हो जाएगा। बात समझ में आया। ये उत है तो ऊ तो आप रखोगे ही, तो नौ में बदल जाएगा, और ये नत है तो उन्नत हो गया। बात समझ में आ रहा है। और ये सत है तो स तो रहेगा ही, तो नौ में हो जाएगा तो नियम, संनियम। बात समझ में आ रहा है ना। अब सट मास है तो ये तो गलत लिख दिया यार, ये ए रहेगा सट मास। तो ये हो गया स, आइए अड़ में हो गया सड़ मास हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब उसके बाद क्या है, देखो बृहत माला, तो ये तो वृह रहेगा और तो नौ में बदलेगा तो न हो जाएगा बृहन माला। बात समझ पा रहे हैं ना। उसके बाद ये सत निधान है तो स तो रहेगा ही, तो नौ में बदल जाएगा और ये आगे न ई तो सन्निधान हो जाएगा, सन्निधान। बात समझ रहे हैं ना। और ये सत मूर्ति, तो ये स तो रहेगा ही, न में बदल गया तो सन मूर्ति। बात समझ में आ गया, सन मूर्ति। तो ये क्लियर हो गई आपकी बातें। तो आपने दूसरा नियम भी देख लिया, ठीक है ना। अब हम इसका अगला नियम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखें दोस्तों, इसका अगला नियम जो तीसरा नियम है आपका, तीसरा नियम, इसमें हम त संबंधी नियमों को देख लेते हैं। त संबंधी नियम, बात समझ रहे हैं ना। तो त संबंधी नियम क्या होता है कि अगर त के बाद च छ आ जाए, ठीक है ना, या फिर ज झ आ जाए, या फिर
ट ठ आ जाए, या फिर ड ढ आ जाए, ठीक है ना, या फिर आपका स आ जाए, या फिर आपका ल आ जाए, या फिर आपका ह आ जाए, या फिर आपका स आ जाए। तो ये जो नियम है, अब हम देखेंगे कि त के बाद अगर ये आते हैं तो क्या इसमें बदलाव होता है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए कि त के बाद अगर च श आते हैं तो त के इसमें च में बदल जाता है। देखो ये सब स्वर रहित हैं, आप स्वर रहित कर लीजिएगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो त के बाद च छ आता है तो त च में ही बदल जाता है, ठीक है ना। अगर ज झ आता है तो ये ज में ही बदल जाएगा, ठीक है ना, कौन त, बाकी सब वैसे ही रहेंगे, ये वैसे ही रहेंगे, बस ये त बदलेगा, कहीं कहीं दोनों ओर का बदलेंगे, जो ये सिंगल वाले हैं उसमें हम बताएंगे। अगर त के बाद ट ठ आ जाता है तो ये ट में बदल जाता है, और त के बाद ड ढ आता है तो ये ड में बदल जाता है, कौन, त, बात समझ रहे हैं। अब इसके बाद देखिए, अगर त के बाद श आए तो अब यहाँ कहानी कुछ अलग हो गई, क्या होगी कि जो त होगा वो तो च में बदल जाएगा, लेकिन ये जो श होगा ना ये छ में बदलेगा। बात क्लियर है, त तो च में बदल जाएगा और श जो है छ में बदल जाएगा, और यदि ल है तो त जो है ल में ही बदल जाएगा, ठीक है ना। और ह अगर आता है तो यहाँ भी कहानी बदलेगी, क्या कि त जो होगा द में बदलेगा, लेकिन ह जो है ध में बदल जाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर समझ में आ रहा है। और लेकिन स आए तब ये जो त होगा ना, स जब आए तो त में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, त में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये स का लोप हो जाएगा, लोप हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, मतलब स ही समाप्त हो जाएगा, स वहाँ से हट जाएगा। ये बात समझ में आ गया, ये त संबंधी सारे नियम आपको समझ में आ गए। उम्मीद करूँगा ये आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। बहुत ईजी भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, हो सकता है आपको समझ में आ भी गया हो, नहीं आया हो तो एक बार और इसको रिवाइज करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब उदाहरण हम लेते हैं और इनको कर कर देखते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ उदाहरण हमने लिए हैं सबके, और आप देख लीजिए, परिवर्तन हो गया, नियम समझ गए हैं तो इसमें कुछ तो है नहीं। उदाहरण में जैसे सत प्लस शास्त्र है तो ये तो स रहेगा, तो किस में बदल जाएगा, च में बदल जाएगा। नियम आप जानते हैं कि त के बाद अगर श आता है, देखो स आता है, त के बाद श आता है तो त तो च में बदलेगा, और ये श जो है छ में बदल जाएगा, तो ये त च में बदल जाएगा, और इसको हम छ कर देते हैं, आ की मात्रा जैसे वैसे लगाकर लिख देते हैं, तो सब शास्त्र हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद सत्यचित है तो स तो वैसे ही रहेगा, त के बाद च आया है तो त के बाद च आता है तो त को आप च में बदल देते हो, तो ये च, ये जो त है च में बदल जाएगा, और वो चित तो वैसे ही रहेगा, तो ये सचित हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। उसके बाद उत प्लस चारण है तो ये तो ऊ तो वैसे ही रहेगा, त के बाद च आया है तो ये त जो है च में बदल गया, फिर चारण हो गया, वो चारण हो जाएगा। बात क्लियर है ना। अब सत तो त किस में बदल जाएगा, ये त के बाद ट आया है तो ये ट में ही बदलेगा, तो सर टीका हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं ना। अब उसके बाद देखिए उत, तो ऊ तो रहेगा ही, और त के बाद ड है तो त ड में ही बदल जाएगा, तो उड्डयन हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। उसके बाद उत है तो ये तो ऊ रहेगा ही, अब त के बाद ल है तो त के बाद ल आया तो ल में ही बदल जाएगा, उल्लंघन हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, उल्लंघन हो गया। और उत प्लस ज्वल है तो ऊ तो वैसे ही रहेगा, त के बाद ज आए तो ये त ज में बदल गया, और पहले से इधर ज्वल है तो लिख दीजिए, तो ये आपका उज्ज्वल हो गया। ये शुद्ध उज्ज्वल होता है, एक कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है किस उज्ज्वल का सही उच्चारण या वर्तनी क्या होता है, तो ये होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये ऊ है और ये त के बाद ह आया है, तो अब यहाँ देखो त द में बदल जाएगा, और ह जो है कि ध में बदल जाएगा, तो उद्धार हो जाएगा। अब इसी को आप लिखते हो उद्धार, ऐसे लिखते हो, ठीक है ना। बात समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या है, उत प्लस स्थान,
तो अब देखो ऊ तो रहेगा, त के बाद स आया तो आपने कहा जब स आता है तो उसका लोप हो जाता है स का, तो उत तो रहेगा ही और उसके आगे हट जाएगा, स हट जाएगा तो थान ही बचेगा, तो उत्थान हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गया? क्लियर समझ में आ गया ना? तो ये आपका मतलब संधि का तीसरा नियम था, व्यंजन संधि का। अब हम अगला संधि को मतलब नियम को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अगला नियम देख लेते हैं। अब आपका ये जो चौथा नियम है ये द संबंधी नियम है, द संबंधी नियम। बात समझे? चूंकि इसके अक्षर तो बहुत मतलब शब्द बड़े कम मिलते हैं, फिर भी एक दो देख लिया जाएगा, ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है? तो द संबंधी का मतलब जैसे त के बाद च छ आता था तो इसके बाद भी च छ आ जाता है, ठीक है ना? बात समझ रहे हैं ना कि जैसे त के बाद च छ आया था उसी तरह से यहाँ भी द के बाद भी च छ आ जाएगा। हो सके तो ल भी आ जाता है, या फिर आप कह सकते हो कि स भी आ जाए। बात समझ में आ रहा है? इतनी बात समझ में आ गया? तो इसके बाद क्या होता है कि हो सकता है द के बाद अगर क भी आ सकता है, त भी आ सकता है, प भी आ सकता है और स। ये चारों को एक साथ ही से ले लिखे हैं क्योंकि ये जब भी आएंगे तो इसमें एक परिवर्तन होगा, ठीक है ना? तो अब देखिए, अगर द के बाद च छ है तो इस द को आप कहाँ चेंज करेंगे? तो कहेंगे भैया च में ही चेंज करेंगे, जैसे त को चेंज कर रहे थे। उसी तरह द के बाद ल आता है तो इस द को भी हम ल में ही चेंज करेंगे, जैसे कि त को आप कर रहे थे, ठीक है ना? अगर द के बाद श आ जाता है तो जैसे त का चेंज होता था कि त को आप जो है कि च में बदल रहे थे और श को आप छ में बदल रहे थे, उसी तरह से यहाँ द को आप च में बदल देंगे और श को आप छ में बदल देंगे। लेकिन ये जो अगर अक्षर आए तो द को आप सीधे त में ही बदल देंगे। बात समझ में आ रहा है? क्लियर समझ में आ रहा है? तो देखिए, इनके जो उदाहरण हैं, ठीक है ना, बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसका कुछ उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे में हम लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लीजिए कुछ उदाहरण हमने लिया है, ठीक है ना। देखो द के बाद त आ रहा है, ये वाला नियम है। तो आप ये तो ऊ रहेगा ही, इस द को आप त में कर दो तो ये उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? उद प्लस तर उत्तर हो जाएगा। और देखिए क्ष का नियम नहीं बताया था, इसमें आप जोड़ सकते हैं। अगर क्ष भी आता है तो भी इस द को हम जो है कि त में बदल देंगे, तो ये तो त रहेगा ही और ये त में बदल गया और क्षण आप लिख दोगे तो तक्षण हो जाएगा। बात समझ में आ गया? अब जैसे मृद है तो ये तो मृद रहेगा ही, द त में बदल जाएगा तो त मृति का हो जाएगा। बात समझ में आ गया? जैसे विपद प्लस ती है तो ये हो गया विप और द त में बदल जाएगा तो विपत्ति हो जाएगा। बात समझ में आ गया? उसके बाद शरद काल है तो ये हो गया श र और द त में हो जाएगा तो शरद काल हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं ना? अब उसके बाद हम लेते हैं संसद सत्र, तो ये तो संस होगा लेकिन द किस में बदल जाएगा? त में, और ये सत्र उसी तरह रहेगा तो संसद सत्र। बात समझ में आ गया? क्लियर समझ में आ रहा है ना? तो ये आपने व्यंजन संधि का चौथा नियम देख लिया। अब इसके बाद हम अगला नियम देखते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक छोटा सा नियम आपको और याद रखना होगा, क्या पांचवें में, कि अगर स्वर हो और स्वर के बाद अगर छ आ जाए तो क्या करना है? कुछ नहीं, बस इस प्लस की जगह पे च लिख देना। बात समझ में आया? बस इस प्लस की जगह छ लिख देना, जैसे अरे च लिख देना, जैसे कहें अनु प्लस छेद, ठीक है ना। तो आप क्या लिख सकते हो? ये देखो ऊ है, ऊ के बाद छ आ रहा है। बात समझे कि नहीं? नहीं समझे तो एक बार देख लो, ये अ है फिर न है, समझे? अ न है, उसके बाद ऊ है, उसके बाद छ है, छपे की मात्रा, फिर उसके बाद द है। तो अब देखो ऊ के बाद छ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो वही कहा गया है कि जब स्वर के बाद छ आ जाए तो ये तो अनु तो रहेगा ही, बस इस प्लस की जगह च लिख देना और ये छेद हो जाएगा। क्योंकि ये प्लस का च नहीं होता है, मीन्स अगर स्वर के बाद छ आता है तो च का आगमन हो जाता है, नियम ये है। लेकिन आपको
बस शॉर्टकट में याद करने का तरीका यही है कि स्वर आगे हो पीछे छ हो तो इस प्लस की जगह च कर देना, बात खत्म। ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ कि परी प्लस छेद, है ना, तो आप तो समझ ही गए क्या हो गया, परिच्छेद। क्लियर है ना, क्लियर है ना, बात समझ में आ रहा है। तो ऐसे आप कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं इसके अगले नियम की ओर। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, अब जो है आपको संधि का अगला नियम बताते हैं, छठवां, और ये होगा म संबंधी नियम। ठीक है ना, म संबंधी नियम। तो इसमें अब आप देखिएगा म से जो आप 3 नियम देखेंगे म संबंधी में। ठीक है ना। देखें म संबंधी नियमों में क्या होगा कि यदि म के बाद अगर क से भ तक कोई भी वर्ड आ जाए, 3 नियम बताऊंगा म संबंधी। आप देखो बुक में खोजेंगे ना तो आपको ऐसे नहीं मिलता है, आपको लिखा हुआ कुछ मिलता है और अलग अलग नियम बना के लिखा हुआ मिलता है। बहुत मेहनत होती है याद करने में उनको, लेकिन यहाँ से आप हकीकत में आप सीखने वाले हैं और एक ही बार में आपको याद हो जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। पहला नियम है कि म के बाद क से भ तक कोई भी अक्षर आ जाता है तो आप जो है म को उसके 5वें में बदल देते हैं या फिर अनुस्वार में बदल देते हैं। बात समझ में आ गया, 5वें में बदल देते हैं या फिर अनुस्वार में बदल देते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गया। दूसरा म संबंधी नियम होता है कि म के बाद अगर म आ जाए, क्योंकि आपने यहाँ पे म भ तक लिया था, म को हमने छोड़ा था, तो वही अगर म के बाद म ही आ जाता है तो ये जो म होता है ना, ये म में कोई परिवर्तन नहीं होता है, एज इट सेम रहता है, कोई भी परिवर्तन आप नहीं करोगे। तीसरा नियम ये होता है कि यदि म के बाद आपके जो अंतस्थ व्यंजन हैं या फिर जो ऊष्म व्यंजन हैं, ठीक है ना, अगर वो आ जाते हैं तो आप इसको जो म को अनुस्वार में बदल देते हैं। ठीक है ना, इसमें बदल देते हैं अनुस्वार में। ये वाले आएंगे तो अनुस्वार भी लगा सकते हैं, उनका 5वां अक्षर भी लगा सकते हैं। ठीक है ना। जैसे में अगर मैं कहूँ, आ, जैसे अगर कहा जाए सम प्लस ये तो इसका हो जाएगा सम प्लस मान, अगर हम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा जी, सम्मान हो जाएगा। देखो क्या हुआ, ये म के बाद म आया तो कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है ना, बात समझ में आ गया। अच्छा, जैसे अगर मैं कहूँ कि जैसे कहें कि सम प्लस गत, है ना, तो क्या हो गया जी, ये म जो है ग आया है तो इसका 5वां अक्षर अंग होगा तो संगत होगा, या इसकी को आप ऐसे लिखते हैं संगत। बोलो, बात समझ में आ गया, क्लियर है ना। अब उसके बाद अगर हम देखें संगत सम प्लस गत को आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद हम देखें कि सम प्लस गम, है ना, तो आप देख रहे हैं कि म के बाद ये ग आ गया है तो ये तो स रहेगा ही, और ये इसके 5वां में ये बदल जाएगा तो संगम हो गया, तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं संगम। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। अब एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे हमने कह दिया सम प्लस युक्त, तो देखो ये अंतस्थ व्यंजन है तो क्या हो गया जी, संयुक्त हो जाएगा। बात समझ में आ गया, संयुक्त हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इसी तरह से और भी आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और उम्मीद करूँगा ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब जो अगला नियम है आपका वो है कि अगर मान लीजिए कोई स्वर है, कोई मतलब कौन, अ और आ को अगर छोड़ दिया जाए, कोई स्वर है और उसके बाद अगर स आ जाता है तो ये स को आप श में बदल देंगे। ये बात है, याद रखिएगा। बात समझ में आ रहा है। जैसे में
आप ले लो, जैसे v है, v प्लस सात अगर कर देते हो, है ना, तो क्या हो जाएगा, v सात हो जाता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गया। और v प्लस अगर आप सम कर देते हो तो ये हो जाता है v सम। बात समझ में आ गया, क्लियर है ना। अब अगला नियम देख लें कि अगर मान लीजिए स के बाद अगर त या थ आता है, ठीक है ना, ये छोटे छोटे स्पेशल कुछ होते हैं, इनको देख लीजिए। अगर स के बाद त थ आता है तो ये जो त होता है ट में बदल जाता है और थ जो होता है ठ में बदल जाता है। ये आपको बस ध्यान रखना है। जैसे जैसे मैं कहूँ प्रिय जमा था, ठीक है ना, नहीं, जैसे मैं प्री जैसे मैं अब ले लो पृष पृष जमा था, तो ये क्या हो गया जी, पृष तो वैसे ही रहेगा और श के बाद थ आया है तो ये तो वैसे रहेगा, लेकिन ये किस में बदल जाएगा, ठ में, तो ये हो गया पृष्ठ। बात समझ में आ गया। अब जैसे जैसे मैं इस जमा त, तो क्या हो जाएगा जी, तो ये हो गया इष्ट। बात समझ में आ रहा है ना, बात समझ में आ रहा है। तो इसी तरह स के बाद त थ आते हैं तो वो बस ट ठ में बदल जाते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर हो गई बातें, ये बात आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं। देखिए इस नियम को अब एक जैसे लिख दिया कि री है और री के बाद अगर द आता है और द के बाद म आ जाता है, ठीक है ना, री द यानी पहले री हो और वो द के बाद म हो, तो ये जो द होगा ना ये ड़ में बदल जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, किस में बदल जाएगा, ड़ में बदल जाएगा। क्लियर है। तो अब देख लीजिए, जैसे अब यदि मैं लिखूँ मृद, ठीक है ना, मृद और उसके बाद मूर्ति, मृद मूर्ति, मृद मूर्ति, तो आप क्या करेंगे, तो मृड, ये देखो मृड, मृड मूर्ति हो जाएगा। बात समझ में, मृड मूर्ति हो गया। बात समझ में आ गया, क्लियर है ना। यदि द के बाद द के पहले देखो री की मात्रा है, यहाँ द के पहले री है और इस द के बाद म है, तो ये द ड़ में बदल जाएगा। तो मृद प्लस मूर्ति है तो क्या हो जाएगा, मृद मृड मूर्ति हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया, क्लियर, बात समझ में आ गया। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, तो अगले नियम की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। आज मैं पूरा व्यंजन संधि एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आप बने रहिए, और भी अच्छे अच्छे नियम अभी बाकी हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब हमारा जो 10वां नियम है, आपका 10वां नियम, अब ये कह रहा है कि अगर मान लो री हो या फिर र हो या फिर श हो, इसके बाद अगर न आता है ना, तो इस न को आप ड़ में चेंज कर दोगे। बात समझे, दे री हो, र हो, श हो और उसके बाद न आता है तो आप न को ड़ में बदल दोगे। जैसे मैं कहूँ परि प्लस नाम, तो क्या हो जाएगा, परिणाम, ठीक है ना। बात समझ में आ गया, क्लियर है ना। और जैसे मैं कहूँ कि जैसे मैं कह दिया प्र प्लस मान मान, तो देखिए ये क्या हो गया, प्रमाण। तो कोई ये जरूरी नहीं है कि इसके जस्ट बाद ना आए, मतलब कि इनके बाद यदि न आता है, वो कहीं भी हो, इसके पहले कोई वर्ड हो उसे नहीं मतलब, देखो इसके पहले म है इसे कोई मतलब नहीं, लेकिन इसके पहले जो है कि क्या आया, र आया है, ठीक है ना। बात समझ में आया, तो इसीलिए इस न को आपने ड़ में बदल दिया है, तो प्र प्लस मान प्रमाण, ठीक है ना। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। अब देखो भूष प्लस अन्न लिख लिया जाए तो ये क्या हो गया, भूषण। बात क्लियर है ना, अब तो समझ में आ गया होगा ये आपका नियम। अब इसके बाद
दो नियम स्पेशल हैं, कुछ चूँकि संस्कृत के हैं। संस्कृत के भी मैंने कुछ नियम इसमें बताए हैं आपको पीछे। तो अब जो है कि संस्कृत के नियम होते हैं, लेकिन ये कभी कभी हिंदी में पूछ ही लिए जाते हैं, तो इसको हमें समझना ज़रूरी है और ये इम्पोर्टेंट भी है। तो हम इसे करके वीडियो को ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। तो आप ध्यान से सुनिए। तो देखिए दोस्तों, क्या है आपका, ये मेरे ख्याल से 11वां या 12वां नंबर का होगा, जो भी हो देख लीजिएगा। जैसे यदि मान लीजिए सम है और सम के बाद अगर कृति आ जाए या कृत आए, या आप कह दो कृति आ जाए, या कार आ जाए, या फिर करण आ जाए, बात समझ में आ रहा है। तो ये जब आते हैं तो ये जो म होता है ना, म जो अनुस्वार में बदल जाता है और एक स का आगमन हो जाता है। बात समझे कि नहीं। अगर सम के बाद इनमें से कोई भी आए तो ये म अनुस्वार में बदलेगा, लेकिन एक स को भी साथ में आना पड़ेगा, वो आ जाएगा। जैसे हमने कहा कि सम प्लस कृति, बात समझ में आ गया। तो ये तो सन हो गया, ये म अनुस्वार में बदल गया और अनुस्वार अपने अगले वाले पे लगता है, तो सन और एक स आगमन कर लिया और कृति, संस्कृति। बात समझ में आ गया। इसी तरह से संस्कृत हो जाएगा, सम प्लस कृत, तो क्या हो गया जी, ये तो संस्कृत। बात समझ में आया। जैसे हम मैं कह दूं कि सम प्लस करण, ठीक है ना, तो ये तो संस्करण हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं ना आप सभी लोग। या सम प्लस कार करूं तो संस्कार हो जाएगा। क्लियर है ना। अब इसके बाद लास्ट वन अब देख लेते हैं, ठीक है ना। लास्ट वन में अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि यही नियम होता है, अगर परी के बाद वही कृत आ जाए, ठीक है ना, या कृति आ जाए, या करण आ जाए, या कार आ जाए, यही शब्द अगर आते हैं परी के बाद, तो ये जो प्लस देख रहे हो ना, इसी को श में बदल दीजिएगा बस। ऐसा नहीं कहेंगे भाई आगमन इसका हो जाता है, लेकिन आप ये बस समझिएगा कि परी के बाद इनमें से कोई भी आता है तो इसको हम श में बदल देंगे। जैसे कह दिया परी प्लस कृत, बात समझ में आ गया। तो ये तो परी ऐसा ही रहेगा और ये बढ़ जाएगा और ये परिष्कृत हो जाएगा। बात समझ ही रहे हैं ना। अगर मैं कहूँ कि परी प्लस करण, करण, तो क्या हो गया, परिष्करण। बात समझ रहे हैं ना। अगर मैं कहूँ कि परी प्लस कार, ठीक है ना, तो क्या बनेगा, परिष्कार। बात समझ में आया, बात समझ में आया, क्लियर है ना। तो उम्मीद करूँगा आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा होगा और हमने टोटल व्यंजन के जितने भी नियम हैं उन सभी को समाप्त कर दिया है, ठीक है ना। तो आप बढ़िया से सीखे होंगे और आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो यार इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ठीक है ना। इस वीडियो को वायरल करिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।